क्या एक पुरानी गंदी सुई पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है? एक ऐसी महामारी जिसने इंसान को आदमखोर बना दिया। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक आदमी अपने सहकर्मी दिमित्री से उस खास पदार्थ के बारे में पूछता है जिसे वो पिछले कुछ समय से बेच रहा है। दिमित्री उसे एक कमरे में ले जाता है और एक गुलाबी पाउडर तैयार करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास सुई खत्म हो गई है। वो कमरे के हर कोने में तलाश करता है जब तक कि उसे गंदे पानी से भरे सिंक में एक सुई नहीं मिल जाती। फिर दिमित्री पहले उसका सेवन करता है और तुरंत गिर जाता है, इसलिए उसका सहकर्मी सुई लेता है और वही प्रक्रिया दोहराता है। शाम को वो आदमी जागता है और देखता है कि दिमित्री एक कोने में कांप रहा है और गुर्रा रहा है। अचानक दिमित्री पीछे मुड़ता है, जिससे पता चलता है कि उसकी आंखें लाल हैं और वो दूसरे आदमी को काट लेता है। वो आदमी तुरंत इमारत से बाहर भागता है और हर जगह दिमित्री का वायरस फैला देता है। कुछ समय बाद पहाड़ों में डॉक्टर एडॉन अपने बेटे मिगुएल को अपने नाना नानी के साथ एक सप्ताह बिताने के लिए भेजते हैं। एडॉन की पत्नी की मृत्यु के बाद से चीजें कठिन रही हैं, इसलिए ये ब्रेक दुखद है लेकिन आवश्यक है। उसी समय एडॉन के पास उसका पड़ोसी जॉनी आता है, जो उसे अपने घर रात के खाने पर आमंत्रित करता है। जॉनी की पत्नी अन्ना पर्याप्त भोजन न होने के लिए माफी मांगती है और बताती है कि कीड़े फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब एडॉन घर जाकर बिस्तर पर लेटता है तो वो नाटक करता है कि उसका परिवार उसके साथ वापस आ गया है। दुर्भाग्य से ये याद तब बर्बाद हो जाती है जब उसे याद आता है कि कैंसर के कारण उसकी पत्नी हर रात कितनी बीमार रहती थी। अगले दिन एडॉन अपनी पत्नी के फोन पर सिर्फ वॉइसमेल पर उसकी आवाज सुनने के लिए कॉल करता है। शहर में बिना किसी दस्तावेज वाले एक व्यक्ति को अस्पताल लाया जाता है क्योंकि उसे गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। इमरजेंसी रूम के रास्ते में वो एक नर्स के चेहरे पर थूक देता है। गवाहों का कहना है कि इस आदमी को सड़क पर किसी दूसरे आदमी ने काटा था। इसके बाद नर्स एक विमान में सवार हो जाती है, भले ही उसकी खांसी रुक नहीं रही है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की डॉक्टर लूसी एक वायरल वीडियो देख रही हैं। इसमें एक परिवार को दिखाया गया है जिसे पिता को बिस्तर से बांधना पड़ा क्योंकि वो पागल हो गया है। वो आदमी कांपना बंद नहीं करता और अपने रिश्तेदारों पर हमला करने के लिए रस्सियों को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। लूसी को फिर वेनेजुएला के एक अस्पताल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का विश्लेषण करने के लिए एक विशेष बैठक में बुलाया जाता है। जाहिर तौर पर एक मरीज में कुछ अजीब लक्षण दिखे हैं जो किसी भी ज्ञात बीमारी से मेल नहीं खाते। दुर्भाग्य से वीडियो खराब होने लगता है और बिना किसी और विवरण के समाप्त हो जाता है। लूसी का बॉस उसे सूचित करता है कि यूएन ने पहले ही तय कर लिया है कि ये लेवल 4 स्तर की इमरजेंसी है। सुपरमार्केट में एडॉन देखता है कि लगभग कोई भी सामान नहीं बचा है। अचानक क्लर्क उसे एक चोर का पीछा करने के लिए धक्का देता है और एडॉन सड़क तक उनके पीछे जाता है। पास ही एक एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और गवाह मदद के लिए दौड़ रहे हैं। एक खून से लथपथ आदमी वाहन से बाहर कूदता है और भोजन के लिए एक व्यक्ति पर हमला करता है, जिससे पुष्टि होती है कि ये नया वायरस लोगों को ज़ोंबी में बदल देता है। एक आदमी गोलियां चलाता है और भीड़ से कहता है कि वे उस जीव को ना छुएं क्योंकि ये संक्रामक है। एक पुलिस वाला उसके पीछे आता है और उसे हथियार डालने के लिए कहता है। तभी एम्बुलेंस से निकला एक दूसरा ज़ोंबी उस पर हमला कर देता है। उसी पल एक इमारत में विस्फोट होता है, इसलिए एडॉन अपनी कार में बैठने के लिए दौड़ता है। जब एक ज़ोंबी उसे रोकने की कोशिश करता है तो एडॉन कार रिवर्स में चलाता है और वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। वापसी के रास्ते में एडॉन अपने बेटे को फोन करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर उसे जॉनी मिलता है जो अपनी बेसुध अन्ना को गोद में लिए हुए है और कहता है कि किसी के काटने के बाद वो बीमार महसूस करने लगी थी। एडॉन तुरंत उन्हें अपने ऑफिस ले जाता है जहां वो घाव की जांच करता है। अन्ना मदद की भीख मांगती है और उसकी आवाज गुर्राहट में बदलने लगती है, इसलिए एडॉन उसे एक इंजेक्शन देता है जिससे वो सो जाती है। इसके बाद एडॉन अपने सास ससुर को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल अभी भी नहीं लगती। इसके बाद वो वेनेजुएला में वायरस के बारे में जानकारी खोजने के लिए अपने कंप्यूटर का उपयोग करता है। उसे तुरंत ऐसी खबरें मिलती हैं जिनमें कहा गया है कि वायरस देश के कई इलाकों में पहुंच चुका है और एक डॉक्टर लोगों से कह रहा है कि जब तक उन्हें और जानकारी ना मिले वे घर के अंदर ही रहें। उसी समय जॉनी अन्ना को एडॉन के घर लाता है क्योंकि उसकी हालत में अभी भी सुधार नहीं हुआ है। 2 अन्य पड़ोसी भी आते हैं क्योंकि वे अन्ना के बारे में चिंतित हैं। एडॉन फिर से अन्ना की जांच करता है और उसके बदले हुए दांतों और लाल आंखों को नोटिस करता है। अचानक अन्ना जाग जाती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, इसलिए दूसरों को उसे पकड़ना पड़ता है। अन्ना एक पड़ोसी को काट लेती है जो दर्द में पीछे हट जाता है। एडॉन उसकी जगह ले लेता है और वो और जॉनी अन्ना को दबाए रखने की कोशिश करते हैं। काफी संघर्ष के बाद अन्ना गिर जाती है और उसका सिर मेज से टकरा जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अपनी सास के वॉइसमेल पर एक संदेश छोड़ने के बाद जॉनी पड़ोसी के घाव पर पट्टी बांधता है। जॉनी रेडियो चालू करता है, लेकिन केवल एक आपातकालीन संदेश बज रहा होता है जिसमें लोगों को अंदर रहने के लिए कहा जाता है। इसमें यह भी कहा गया है कि बुखार, मतिभ्रम और आक्रामकता जैसे लक्षणों वाले किसी भी व्यक्ति को अलग थलग किया जाना चाहिए और उनके रिश्तेदारों को तुरंत 911 पर कॉल करना चाहिए। जल्दी इंटरनेट बंद हो जाता है।
उसी समय एडॉन को उसके दोस्त कार्लोस का फोन आता है, जो एक लैब में काम करता था, जिसे हाल ही में खाली कराया गया है। अब उसे और उसके सहकर्मियों को शहर के बाहर एक सेना बेस में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कार्लोस एडॉन को कोऑर्डिनेट्स भेजता है और उसे अपने साथ जुड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे यथासंभव मदद की जरूरत है। वो ये भी बताता है कि शहर क्वारंटीन में है और सैनिकों को किसी भी संक्रमित व्यक्ति को मारने का आदेश है। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, कॉल अचानक कट जाती है। जब एडॉन अपने दोस्तों को बताता है कि उसने अभी क्या सीखा है, तो उसके घर की बिजली चली जाती है और आसमान में सैन्य विमानों की आवाज सुनी जा सकती है। समूह अन्ना के लिए मदद लेने के लिए एक साथ निकलने का फैसला करता है। इस बीच एडॉन के ससुर एनहेल अपने पड़ोसी को देखने जाते हैं। वो हर कमरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। इसलिए वो पिछवाड़े की ओर जाते हैं। पता चलता है कि पड़ोसी कुर्सी पर मृत पड़ा है। ऐसा लगता है कि उसने ज़ोंबी बनने से बचने के लिए खुद को खत्म कर लिया। जब एनहेल घर जाते हैं तो वे अपनी पत्नी टीना को बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा। इस बात से अनजान कि मिगुएल उन्हें सुन सकता है, वो उसे अंदर रहने और किसी के लिए दरवाजा ना खोलने का आदेश देते हैं। उसी समय बिजली चली जाती है। कुछ घंटों बाद एडॉन के समूह को एक जलती हुई कार मिलती है जो रास्ता रोक रही है, लेकिन वे आसानी से उसके पास से निकल जाते हैं। कुछ मील बाद रास्ता फिर से सैनिकों के एक समूह द्वारा रोक दिया गया है, जो कार को रोकने के लिए जमीन पर गोलियां चलाते हैं और घोषणा करते हैं कि इस क्षेत्र में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। जंगल में ज़ोंबी का एक झुंड शोर सुनता है और दौड़ने लगता है। एडॉन कार से बाहर आता है और बताता है कि वो एक डॉक्टर है, इसलिए सैनिक दूसरों को भी बाहर आने के लिए कहते हैं। अचानक पूरी तरह से बदल चुकी अन्ना बाहर कूदती है और सैनिक उसे नीचे गिराने के लिए तुरंत गोलियां चला देते हैं। वे इस प्रक्रिया में 2 पड़ोसियों को भी गोली मार देते हैं। जॉनी अपनी पत्नी की मदद करना चाहता है, लेकिन एडॉन उसे वापस कार में बैठने के लिए धक्का देता है, क्योंकि झुंड हमला करने के लिए जंगल से बाहर आ रहा है। जैसे ही वे दोनों वहां से भागते हैं, ज़ोंबी सैनिकों पर हावी हो जाते हैं और उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि अन्ना भी अपने पड़ोसियों को खाती है। यात्रा के दौरान जॉनी सोचता रहता है कि अन्ना के साथ क्या हुआ, और आखिरकार एडॉन को कार रोकने के लिए मजबूर करता है। जॉनी हताशा में वाहन को मारने के लिए बाहर आता है और घोषणा करता है कि वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए वापस जा रहा है। एडॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी बस उस पर चिल्लाता है और चलता रहता है। इसलिए एडॉन कार में वापस आता है और इंतजार करता है। कुछ सेकंड बाद जॉनी को एहसास होता है कि वो मूर्खता कर रहा है और वो भी कार में वापस आ जाता है। इस बीच लूसी बेस पर पहुंचती है और कार्लोस उसे पेशेंट 0 दिखाता है, जो शुरुआत वाला वही नशा करने वाला व्यक्ति है। सुबह में जॉनी और एडॉन को सड़क पर भारी तबाही मिलती है। कुछ कारें छोड़ दी गई हैं, कुछ फंसी हुई हैं और लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं। ज़ोंबी भी आसपास हैं और घबराए हुए लोगों के पीछे भाग रहे हैं, जो एडॉन से मदद मांग रहे हैं। वो उन्हें नजरअंदाज कर देता है और बचने के लिए सड़क से हटकर गाड़ी चलाता है। टीवी पर खबर दी जाती है कि राष्ट्रपति और उनके मंत्री मदद के लिए कुछ भी किए बिना देश छोड़ रहे हैं। एक छोटे से शहर में एक परिवार अपने घर में छिप जाता है और अपनी खिड़की के बाहर ज़ोंबी को दौड़ते हुए देखते हुए शांत रहने की कोशिश करता है। कई तनावपूर्ण मिनटों के बाद कुछ ज़ोंबी कांच तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और तुरंत माता पिता पर हमला कर देते हैं। इसलिए लुइस पिछले दरवाजे से भाग निकलता है और बाइक कर शहर छोड़ देता है। सड़क पर एडॉन और जॉनी टायर बदल रहे होते हैं जब वे लुइस को वहां से गुजरते हुए देखते हैं। ये सोचकर कि शायद उसे रास्ता पता हो, दोनों कार में वापस आते हैं और उसका पीछा करते हैं। दुर्भाग्य से लुइस बाइक से गिर जाता है और ज़ोंबी उसका पीछा करने लगते हैं, इसलिए वो हताशा में मदद के लिए चिल्लाता है। एडॉन और जॉनी उसके लिए दरवाजा खोलते हैं और ज़ोंबी को पीछे छोड़ने के लिए जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाते हैं। जब रात होती है तो कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसलिए वे पैदल चलने पर मजबूर हो जाते हैं। सुबह में वे एक नए शहर में पहुंचते हैं, जहां वे एक बाड़ के पीछे एक आदमी को देखते हैं। हालांकि जब वो पीछे मुड़ता है तो पता चलता है कि वो एक ज़ोंबी है। समूह आगे बढ़ता रहता है और एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उन्हें अपनी कार के पास एक पुलिसकर्मी मृत मिलता है। अचानक 2 ज़ोंबी उन पर हमला करने के लिए बाहर कूदते हैं, इसलिए एडॉन और जॉनी खुद को बचाने की कोशिश में जमीन पर गिर जाते हैं। लुइस पुलिस वाले की बंदूक उठाता है और जल्दी से दोनों ज़ोंबी को मार देता है और शोर से एक होटल में छिपे परिवार का ध्यान आकर्षित होता है। गोलियों की आवाज से और भी ज़ोंबी आते हैं, इसलिए वे जितनी जल्दी हो सके भागने लगते हैं। जब वे होटल के पास से भागते हैं तो जॉस उन्हें अंदर आने देने के लिए दरवाजा खोलता है, जबकि उसकी पत्नी ज़ोंबी का ध्यान भटकाने के लिए छत से चीजें फेंकती है। इसके बाद जॉस समूह से रात भर आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि सुबह उन्हें पानी की तलाश में बाहर जाना होगा। एडॉन मदद करने के लिए सहमत होता है, लेकिन बताता है कि वे रुक नहीं सकते क्योंकि उसे अपने बेटे की तलाश जारी रखनी है। अगली सुबह एक विमान टीना के घर के ऊपर से उड़ता है और मिगुएल उसे देखने के लिए खिड़की के पास जाता है। अचानक एक ज़ोंबी बच्चे को पकड़ने के लिए अंदर हाथ डालता है, लेकिन उसी पल एडॉन इस दुस्वप्न से जाग जाता है। फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो जांच करने जाता है तो उसे गलियारे में ज़ोंबी मिलते हैं। वे तुरंत उसके पीछे आते हैं, इसलिए एडॉन एक कमरे में छिपने के लिए भागता है
वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी अधिक शक्तिशाली है और अंदर घुस जाता है। शुक्र है एडॉन को एक पाइप मिलता है और वो ज़ॉम्बी को पीट पीट कर मार डालता है। फिर वो उसी पाइप का उपयोग दरवाजा बंद करने के लिए करता है, जबकि दूसरा ज़ॉम्बी दरवाजे को पीटता रहता है। एडॉन एक कमजोर दीवार पर तब तक वार करता है जब तक कि वो दूसरे कमरे में जाने के लिए पर्याप्त बड़ा छेद नहीं कर लेता। जब वो गलियारे को देखता है तो उसे वहां कुछ ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं, इसलिए उसके पास जितनी जल्दी हो सके भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। पीछा शुरू होता है और एडॉन सीढ़ियों से छत पर जाता है, जहां उसे लकड़ी के कुछ तख्ते मिलते हैं जिनका उपयोग वो अपना बचाव करने के लिए करता है। एक ज़ॉम्बी को वो गिरा देता है और दूसरे को छत से धक्का दे देता है। जब तीसरा ज़ॉम्बी उसे काटने वाला होता है तो उसे जॉस की बेटी क्रिस्टल गोली मार देती है, चूंकि उसे नहीं पता कि बाकी लोग कहाँ हैं। क्रिस्टल और एडॉन तलाश करने के लिए नीचे जाते हैं। गलियारे में बहुत सारा खून देखने के बाद वे यार्ड आंगन में पहुंचते हैं और जॉस और उसकी पत्नी को एक बाहरी कमरे से बाहर आते हुए देखते हैं। जॉस बताता है कि उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं और जॉनी और लुइस बार के पीछे एक कमरे में छिपे हैं। उसने एक बच्चे को ज़ॉम्बी से दूर भागते और उन कमरों में से एक में छिपते हुए भी देखा। एडॉन और जॉस मदद करने के लिए सहमत होते हैं, इसलिए वे बाड़ पार करते हैं और महिलाएं उसे पीछे से बंद कर देती हैं। एक ज़ॉम्बी लंबी घास में इंतजार कर रहा होता है और तुरंत एडॉन का पीछा करता है, जो तब तक दौड़ता है जब तक वो दरवाजे तक नहीं पहुंच जाता और जॉनी उसे अंदर आने देने के लिए ताला खोल देता है। फिर वो एक छेद का उपयोग करके अपना ब्लेड अंदर डालता है और ज़ॉम्बी को कई बार चाकू मारता है। एडॉन को पता चलता है कि लुइस का पैर टूट गया है, इसलिए वो उसे अपनी शर्ट काटने के लिए कहता है, जबकि वो हड्डी को वापस जगह पर बिठाता है और चोट पर पट्टी बांधता है। इस बीच जॉस बच्चे को बचाता है और वे बाड़ पर लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दूसरा ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है और उनके पीछे आता है। वे तुरंत कमरे में वापस भागते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। हालांकि ज़ॉम्बी उस पर तब तक वार करता है जब तक कि वो अंदर घुसकर उन दोनों को मार नहीं देता। जॉस की पत्नी अपने पति की मदद के लिए बेतहाशा दौड़ती है, लेकिन अंत में उस पर भी एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। क्रिस्टल अपने परिवार की मदद करने के बारे में सोचती है, लेकिन एक दूसरा ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगता है। वो पास की खिड़की की ओर दौड़ती है और कमरे में चढ़ जाती है। फिर वो पिछले दरवाजे से निकल भागती है और बाड़ को फिर से बंद करने के लिए वापस लौटती है। जब लड़के अंततः बाहर आते हैं तो क्रिस्टल उन्हें आश्वासन देती है कि वो ठीक है। दुर्भाग्य से एक ज़ॉम्बी उसकी आवाज सुन लेता है और उसके कंधे पर काट लेता है। क्रिस्टल भागना शुरू करती है और पास के कमरे में छिप जाती है, जहां उसे एक नर्वस ब्रेकडाउन होता है। ज़ॉम्बी खिड़कियां तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और उसे मारने के लिए घेर लेते हैं। लड़के अंततः अपने कमरे में लौट आते हैं और रात वहीं बिताते हैं। सुबह में एडॉन और जॉनी लुइस को चलने में मदद करते हैं और वे गैस स्टेशन पहुंचते हैं। एडॉन एक लावारिस कार से गैस निकालना शुरू करता है, हालांकि उसे गाड़ी के नीचे छिपना पड़ता है जब वो पास में बाइक की आवाज सुनता है। एक गिरोह स्टेशन के पास आता है और जल्दी से देखता है, लेकिन चूंकि उन्हें कुछ नहीं दिखता वे चले जाते हैं। फिर लड़के अपनी कार में लौटते हैं और टैंक भरते हैं ताकि वे भी अंततः वहां से जा सके। इस बीच टीना एनहेल का इंतजार करती है, जो किराने का सामान लेने गया था। जैसे ही वो देखती है कि वो वापस आ गया है, वो दरवाजा खोलने के लिए दौड़ती है, लेकिन वो उसे ऐसा न करने के लिए कहता है क्योंकि उसे काट लिया गया है। अचानक उसे खांसी होने लगती है और वो गिर जाता है, इसलिए एक हताश टीना उसे देखने के लिए दरवाजा खोल देती है। आधी रात में एडॉन को एहसास होता है कि वे रास्ता भटक गए हैं, इसलिए वो कार रोकता है और अपनी लोकेशन के बारे में सुराग खोजने के लिए बाहर जाता है। उसी समय ज़ॉम्बी कार देख लेते हैं और तुरंत उसे घेर लेते हैं। जॉनी दरवाजे से एक को मारता है और बाकियों को दूर रखता है, जबकि लुइस इंजन शुरू करने की कोशिश करता है। एडॉन वापस दौड़ता हुआ आता है और गोलियां चलाता है, लेकिन उसके पास केवल एक गोली बची है और वो चूक जाती है। ज़ॉम्बी लुइस को पकड़ने के लिए खिड़की के अंदर हाथ डालते हैं और उसे जल्दी से काट लेते हैं। चूंकि कार अब कोई विकल्प नहीं रह गई है, जॉनी और एडॉन जंगल में भाग जाते हैं और ज़ॉम्बी उनके पीछे आते हैं। काफी देर तक दौड़ने के बाद वे एक खुले क्षेत्र में पहुंचते हैं, जहां अचानक कुछ लाइटें जल जाती हैं और ज़ॉम्बी को गोली मार दी जाती है। पता चलता है कि दोनों बेस तक पहुंच गए हैं और अब सैनिकों से घिरे हुए हैं। एडॉन उन्हें बताता है कि वो कार्लोस का दोस्त है। कप्तान फिर भी उन्हें ये पुष्टि करने के लिए कपड़े उतारने को कहता है कि उन्हें काटा नहीं गया है, फिर ही उन्हें अंदर जाने देता है। उन दोनों के कीटाणु रहित होने के बाद वे मैदान में एक बड़ी आग देखते हैं और कार्लोस बताता है कि वे वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी ज़ॉम्बी शरीरों को जला रहे हैं। फिर कार्लोस एडॉन को लूसी से मिलवाता है, जो देश भर में हो रहे दंगों की खबरें देख रही है। कार्लोस उसे बताता है कि एडॉन एक विशेषज्ञ है जो शोध में उनकी मदद कर सकता है, लेकिन एडॉन कहता है कि वो नहीं रुक सकता क्योंकि वो अपने बेटे को ढूंढना चाहता है। एक हताश कार्लोस सोचता है कि वे ग्राउंड जीरो के बहुत करीब है, इसलिए बाहर जाना मौत के बराबर है। लूसी एडॉन को माइक्रोस्कोप पर वायरस दिखाती है और समझाती है कि ये रेबीज का एक म्यूटेशन है। एडॉन पेशेंट जीरो की फाइल देखता है और नोटिस करता है कि उसने ज़ॉम्बी बनने से पहले कुछ खाया पिया था। वो सिद्धांत देता है कि इस आदमी को पहले से ही रेबीज था और उस पदार्थ के सेवन से म्यूटेशन हुआ, जबकि टीम उस सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए परीक्षण शुरू करती है। एडॉन नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी के सभी नमूने वयस्क हैं और उसे एहसास होता है कि उसने एक भी संक्रमित बच्चा नहीं देखा है। अचानक ज़ॉम्बी का एक झुंड कैंप में घुस जाता है, इसलिए सैनिक गोलियां चला देते हैं। हालांकि वे चाहे कितने भी जीवों को मारें
और भी ज़ोंबी आते ही रहते हैं। सैनिक डर जाते हैं और भागने लगते हैं। कप्तान को बेस की रक्षा के लिए अकेला छोड़ देते हैं। जब एक ज़ोंबी एक वैज्ञानिक का पीछा करते हुए एक टेंट में जाता है तो उसमें विस्फोट हो जाता है। जॉनी एडॉन और डॉक्टरों के पास पहुंचने के लिए दौड़ता है और बंदूक मांगता है, लेकिन सैनिक आपात स्थिति में भी नागरिक को हथियार देने से इनकार कर देते हैं। कप्तान और 2 सैनिक समूह को बाहर निकलने के लिए बेस के रास्ते मार्गदर्शन करते हैं। हालांकि एडॉन और जॉनी तब ठिठक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ज़ोंबी में से एक लुइस है, लेकिन उसके हमला न करने का एकमात्र कारण उसका टूटा हुआ पैर है। जैसे ही छोटा समूह जंगल में भागता है, उन्हें पीछे से चीखें सुनाई देती हैं। अगली सुबह वे अंततः सड़क पर पहुंच जाते हैं। जब एक सैनिक को ज़ोंबी मिलता है तो वो जल्दी से उसे गोली मारकर मार देता है, लेकिन फिर भी उसे काट लिया जाता है। चूंकि वो किसी को खतरे में नहीं डालना चाहता, वो तुरंत अपना सामान छोड़ देता है और भाग जाता है। समूह चर्चा करता है कि क्या किया जाए और एडॉन लूसी से मदद के लिए अपने संगठन को फोन करने के लिए कहता है। हालांकि वो बताती है कि कोई नहीं आएगा क्योंकि सीमाएं बंद हैं। कार्लोस खुलासा करता है कि उसे ये पहले से ही पता था और उसका परिवार 1 हफ्ते पहले अन्य लोगों के साथ सुरक्षित निकाल लिया गया था, इसलिए वे अकेले हैं। वो इलाज पर काम करने की वो कार्लोस पे हमला कर देता है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है। जॉनी उस पर बंदूक तान देता है और एक सैनिक बदले में उसे धमकी देता है। कार्लोस कहता है कि बिना इलाज के रक्षा के लिए कोई नहीं बचेगा और एडॉन कप्तान से पूछता है कि क्या उसका परिवार है। कप्तान आखिरकार पीछे हट जाता है और संस्थान जाने के लिए सहमत हो जाता है। एडॉन अभी भी अपने बेटे को ढूंढना चाहता है, इसलिए वो जॉनी को समूह की रक्षा करने के लिए कहता है और अकेले जाने से पहले एक बंदूक ले लेता है। कुछ क्षणों बाद एडॉन एक सुनसान शहर से गुजरता है और एक वैन को अपनी ओर आते देख ठिठक जाता है। एक लड़का और उसकी माँ पानी देने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। उसे एहसान फरामोश कहने के बाद लड़का वैन से अपनी बंदूक उठाता है। एक डरा हुआ एडॉन पहले गोली चलाता है, जिससे वो आदमी आसानी से मारा जाता है। माँ अपने बेटे के लिए रोती है और बदला लेने के लिए बंदूक उठाती है, लेकिन एडॉन उसे भी पहले गोली मार देता है। फिर एडॉन उनके हथियार लेता है और पानी के लिए वैन की तलाशी लेता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। जब वो वाहन के पिछले हिस्से की जांच करता है तो उसे असली मालिक बंधे हुए मिलते हैं। वो जल्दी से उन्हें मुक्त कर देता है और अकेले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जोड़ा उससे तब तक विनती करता है जब तक कि वो साथ काम करने के लिए सहमत नहीं हो जाता। वैन उन्हें शहर से बहुत तेजी से निकलने में मदद करती है, लेकिन अंततः उन्हें रुकना पड़ता है क्योंकि महिला बीमार महसूस करती है। उसके उल्टी करने के बाद एडॉन उसकी जांच करता है, लेकिन शुक्र है कि वो संक्रमित नहीं है। महिला फिर स्वीकार करती है कि वो गर्भवती है। जब एडॉन का ध्यान भटकता है तो 2 ज़ोंबी पीछे से जोड़े पर कूद पड़ते हैं और उन्हें काट लेते हैं। एडॉन बहुत देर से गोली चलाता है और उसके पास उन सभी को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। फिर वो वैन में बैठता है, लेकिन वो शुरू नहीं होती क्योंकि और ज़ोंबी आ रहे हैं। वो जंगल में छिपने के लिए भागता है। इस बीच जॉनी के समूह की कार खराब हो जाती है, इसलिए उन्हें दूसरी कार तलाशनी पड़ती है। अचानक वे 2 दौड़ते हुए घोड़ों को देखते हैं और महसूस करते हैं कि वे ज़ोंबी से बचकर भाग रहे हैं, इसलिए वे भी दौड़ने लगते हैं। झुंड उनका पीछा शहर से बाहर तक करता है, जहां टीम को सड़क एक बाड़ से बंद मिलती है। उनके सभी हथियारों की गोलियां खत्म हो गई हैं, इसलिए कप्तान दूसरों से भागने के लिए कहता है, जबकि वो खुद चारे का काम करता है। जब ज़ोंबी उसे घेर लेते हैं और खाना शुरू करते हैं तो कप्तान उन सभी को उड़ाने के लिए एक ग्रेनेड सक्रिय कर देता है। इससे जॉनी और डॉक्टरों को संस्थान तक पहुंचने का समय मिल जाता है, लेकिन सामने का दरवाजा बंद है। कार्लोस सीढ़ियों पर फिसल जाता है और एक ज़ोंबी तुरंत उसे मारने के लिए उस पर कूद पड़ता है। दरवाजे पर एक गार्ड दिखाई देता है और कहता है कि वो किसी को जाने नहीं दे सकता, इसलिए लूसी बताती है कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन से है। जब उनके पीछे एक झुंड दिखाई देता है तो गार्ड आखिरकार उन्हें अंदर आने देता है। कुछ समय बाद एडॉन आखिरकार अपने ससुराल पहुंचता है। जब वो दरवाजा पीटता है तो दूसरी तरफ एक ज़ोंबी बन चुका एनहेल दिखाई देता है और उस पर हमला करने की कोशिश में कांच तोड़ देता है। एडॉन का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और उसे एनहेल को गोली मारने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटानी पड़ती है। जी भरकर रोने के बाद एडॉन घर में प्रवेश करता है और टीना का शव पाता है, इसलिए वो और रोता है। फिर वो अलग अलग कमरों की तलाशी लेता है और उसे एक बंद दरवाजे को लात मारकर तोड़ना पड़ता है। अंदर उसे आखिरकार मिगुएल मिलता है, जिसे दुर्भाग्य से कल काट लिया गया था। एडॉन वादा करता है कि सब ठीक हो जाएगा और उसे उसके नाना नानी की कार में ले जाता है। शाम को वे शहर के बाहर एक सड़क पर पहुंचते हैं और एक महिला उनके पास मदद मांगने आती है। जैसे ही एडॉन कार रोकता है, जमीन पर पड़े शव खड़े हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वे सामान्य इंसान हैं और ये एक जाल है। महिला नोटिस करती है कि मिगुएल संक्रमित है और गोलियां चलाती है, लेकिन वो केवल एडॉन को लगती है। वो गिर जाता है, जबकि 2 अन्य महिलाएं मिगुएल को पकड़ लेती हैं। जैसे ही वो बेहोश होता है, उसे एक कार की आवाज और किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुनाई देता है। कुछ समय बाद एडॉन एक अस्पताल में जागता है। पता चलता है कि वैज्ञानिकों ने खोज की है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे वायरस से प्रतिरक्षित हैं, इसलिए उन्होंने इलाज बनाने के लिए मिगुएल के खून का इस्तेमाल किया है। अब इसे पूरे देश में वितरित किया जा रहा है और समाज धीरे धीरे वापस पटरी पर आ रहा है। हालांकि उन्हें अभी भी खराब सरकार से निपटना है, ये याद करते हुए कि उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वे किसी दिन साथ यात्रा करेंगे। एडॉन मिगुएल को एयरपोर्ट
ले जाता है और वे एक विमान में सवार होते हैं। कई जीवित बचे लोग पैदल ही जा रहे हैं, लेकिन अन्य देश अभी भी संक्रमण से डरे हुए हैं और हमेशा प्रवासियों का स्वागत नहीं कर रहे हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।